हेलो बच्चों, मैं सक्सेना सर। जो हमने 16 नवंबर संडे को टेस्ट लिया था प्रयास रिवीजन के अंतर्गत, उस सेट 1 का सॉल्यूशन वीडियो सॉल्यूशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, इस वीडियो सॉल्यूशन को बनाने का पर्पज यह है मेरा कि जो जो क्वेश्चंस मैंने टेस्ट में दिए हैं उन सबका सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाए। वैसे तो मैं क्लास में भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता था, लेकिन कुछ बच्चे तो अपनी प्रॉब्लम पूछ लेते हैं, कुछ हेजिटेशन के कारण नहीं पूछ पाते हैं, उन्हें क्वेश्चन आते भी नहीं है लेकिन वो नहीं पूछते हैं। तो इसका ये एक बड़ा बेनिफिट मिलेगा कि मैं आपको यहां पर सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दूंगा, तो जिससे जिस बच्चे की भी कोई सवाल टेस्ट में नहीं आया है, कर नहीं पाया है, तो वो यहां से सीख सकता है। और क्योंकि टेस्ट में मैं जितने भी सवाल डाल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसीलिए मैं ये वीडियो सॉल्यूशन बना रहा हूं। आज मैं आप लोगों के लिए अपनी प्रयास टेस्ट सीरीज के टेस्ट 1 का सेक्शन ए का सॉल्यूशन दे रहा हूं पार्ट 1 में। फिर मैं सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, एक साथ वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे अलग अलग बना रहा हूं। तो आज हम सेक्शन ए को सॉल्व कर रहे हैं। इस सेक्शन ए में मैंने 10 एमसीक्यू दिए हैं, जिसमें से 8 आपके प्योर एमसीक्यू हैं और 2 असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। तो जरा आप लोग देखें कैसे वो सॉल्व होंगे, कैसे किए जाते हैं, ये सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो प्रयास टेस्ट सीरीज टेस्ट 1 सेक्शन ए का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ये हमारा पहला एमसीक्यू है बच्चों। ये जो हमारा पहला एमसीक्यू है, ये मैंने क्या कहते हैं आप लोगों को दिया है, देख सकते हैं आप लोग, प्रोबेबिलिटी का। किसका एमसीक्यू है बच्चों? ये प्रोबेबिलिटी का एमसीक्यू है। ये देख सको। तो वैसे तो क्या होता है, एमसीक्यू का आंसर हम लोग डायरेक्टली देखकर दे सकते हैं या थोड़ा सा मेंटली अप्रोच करके दे सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू के क्वेश्चंस को प्रॉपर सॉल्व करने की एग्जाम में आवश्यकता नहीं है आपको। बस आप उसका सॉल्यूशन का सिर्फ ऑप्शन विद आंसर लिख देना। ठीक है, लेकिन यहां पर मेरा पर्पज आपको सॉल्यूशन देने का है, तो मैं आपको यह दिखा भी दे रहा हूं कि यह आंसर आया कैसे, जिससे मान लो बाई चांस यही क्वेश्चन एमसीक्यू की जगह और किसी वे से पूछ लिया जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर 1, ये हमारा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है बच्चों। इसमें लिखा है ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। एक कॉइन को बच्चों हमने 3 बार टॉस किया, तो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि कम से कम 2 हेड आए। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? कम से कम 2 हेड। कम से कम का मतलब 2 आ जाए या फिर 2 से ज्यादा आ जाए। तो सभी बच्चे जानते हैं कि जब 3 कॉइन टॉस किए जाते हैं तो नंबर ऑफ एस होता है 8। ठीक है, उसके सैंपल स्पेस में टोटल कितने सैंपल पॉइंट होते हैं? 8। अब कोई कहे कि क्या होते हैं, तो चलो जरा एक बार मैं लिख के भी दिखा सकता हूं आपको। या तो बच्चों ऐसा हो सकता है कि तीनों हेड आए, या फिर ऐसा हो सकता है 2 हेड 1 टेल आए, या फिर ऐसा हो सकता है 1 टेल 2 हेड आए, या फिर ऐसा हो सकता है हेड टेल हेड आए, या फिर ऐसा हो सकता है बच्चों 2 टेल और 1 हेड आए, हेड टेल टेल आए, या फिर बच्चों टेल हेड टेल आए, और लास्ट आपका ऑप्शन है तीनों के तीनों टेल आए। ठीक, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ऐसा ऐसा हो सकता है। अब हम लोग किस में इंटरेस्टेड है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इंटरेस्टेड हैं कि एट लीस्ट 2 टेल आए। अब एटलीस्ट 2 हेड आए, सॉरी एटलीस्ट 2 हेड आए, तो बेटा एटलीस्ट 2 हेड कैसे आ सकते हैं? एटलीस्ट का मतलब होता है 2 या फिर 2 से ज्यादा। तो बच्चों ये वाला केस चलेगा, क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा हेड आ रहे हैं। ये भी हमारे फेवर में है, ये भी हमारे फेवर में है, ये भी हमारे फेवर में, देख लो। पर ये वाले चारों केस हमारे फेवर में नहीं है, क्योंकि इसमें 2 हेड नहीं आ रहे, 1 हेड आ रहा है, या इसमें 1 भी नहीं आ रहा है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि एटलीस्ट 2 हेड आए, तो बच्चों आंसर हो जाएगा 4/8 यानी कि 1/2। ये आंसर हो गया। मैंने यहां थोड़ा डिटेल में समझाया तो यार काफी सारी चीजें लिख दी है, पर मैं ये जो सॉल्यूशन बना रहा हूं ना, ये बिल्कुल गरीब बच्चों के लिए भी है। गरीब से मतलब मेरा कि जिनको थोड़ी सी नॉलेज कम है, समझ में कम आता है, वो भी एक बार इसको देखकर समझ जाए।
बस इतना सही है, इसीलिए मैंने आपको इस टाइप का सॉल्यूशन दिया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारा हो गया 1/2। आप लोग देख सकते हैं इसमें से कौन सा आंसर ऑप्शन सही आ रहा है, तो साफ दिख रहा है ऑप्शन ए सही है। तो आप यहां पर आंसर में ऐसे लिखना ऑप्शन ए, और बेटा जो भी आंसर आ रहा है वो भी लिख देना 1/2। अब बताओ कितना बच्चों को समझ में आ गया। ये हमारा पहला एमसीक्यू था। आगे बढ़ते हैं हम सेकंड एमसीक्यू पे आते हैं बच्चों। ये जो सेकंड एमसीक्यू हमने लिया है ये एलपीपी का है बच्चों, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। काफी आसान सा एल क्वेश्चन है ये। देखो क्या कह रहा है ये। तो बच्चों इस क्वेश्चन में एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है z इक्वल टू 18x प्लस 9y। ठीक है, फिर कह रहा है द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर दिस दिस एंड दिस। मतलब कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, मुझे नहीं दी हुई है, जब हमने उसका ग्राफ बनाया, उसके फिजिबल रीजन को बाउंड किया, तो बेटा ये 3 कॉर्नर पॉइंट आ गए। तो मैंने मान लिया कि जो हमारा कॉर्नर पॉइंट आया पहला वाला, उसको मैंने नाम दे दिया ए, और ये कॉर्नर पॉइंट है 2,72। ठीक, दूसरा कॉर्नर पॉइंट हमने ले लिया बी, और इसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं 15,20, और तीसरा कॉर्नर पॉइंट हो गया सी, जिसके कोऑर्डिनेट हमको दिए हैं 40,15। तो वो ये कह रहा है, इसमें उसने कई बातें कही कि जेड मैक्सिमम इस पे है, मिनिमम इस पे है, मैक्सिमम इस पे है, मिनिमम इस पे है, मैक्सिमम इस पे है, मिनिमम इस पे है। तो भैया हमें तो चेक करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड की वैल्यू हर एक पॉइंट पर कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मुझको दिया है वो मैं यहां उतार ले रहा हूं, z इक्वल टू 18x प्लस 9y है बेटा। तो मैं क्या करूंगा, अब हर एक पॉइंट पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा बच्चों। ध्यान से देखना, हर एक पॉइंट पर। तो हम हर एक पॉइंट पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। सबसे पहले ए पे निकालने हैं, तो 18 लिखा, देखो ये तो 18 था ही, और x की वैल्यू क्या दी हुई है 2, तो यहां पे 2 लिख दिया, प्लस 9, और y की जगह 72। ठीक, 18 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 36, 9 का मल्टीप्लाई 72 से करना तो 9 2 जा 18, कैरी हो गया 1, 9 7 जा 63 और 1 64। अब इसे ऐड कर लो, 8 और 6 14, कैरी 1, 4 और 6 तो 4 और 3 7 और 1 8 और 6 684 आ गया। देख सकते हैं आप लोग। इसी टाइप से मैंने क्या करा, अब z की वैल्यू 15,20 पे फाइंड करी। 18 x के प्लेस पे लिखा 15 प्लस 9 y के प्लेस पे लिख दिया 20। ठीक है, 15 का मल्टीप्लाई 18 से करते हैं बच्चों। देखो 15 8 जा होते हैं 120, कैरी हो गया 12, 15 1 जा 15, 15 और 12 हो गया 27, 270 आ जाएगा बच्चों। और 20 का मल्टीप्लाई 9 से करना तो 180, इनको ऐड कर लेना 0, 8 और 7 15 के 5, कैरी हो गया 1, 2 और 1 3 और 1 4, 450। उसके बाद अब मैं z की वैल्यू 40,15 पे निकाल दे रहा हूं, तो 18 इंटू एक्स की जगह आपका आ जाएगा क्या बच्चों 40 प्लस 9 और y की जगह 15। 18 का मल्टीप्लाई 40 से किया तो 720 प्लस का 135, तो ये हमारा ऐड होके आ जाएगा 5 5 3 और 5 और 0 5 3 और 2 5 7 और 1 8 855। देखें आप लोग। तो बेटा मैंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू हर एक पॉइंट पर फाइंड कर ली है। अब मैं तुमसे पूछूं बेटा सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या आई इसमें से, तो बताओ बच्चों सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या आई सर 855, इसकी जगह कैपिटल एम लिख दिया, और ये सबसे मिनिमम आई इसे स्मॉल एम लिख दिया। तो यहां से हमें पता चला 40,15 पे हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी और 15,20 पर मिनिमम होगी। अब जरा ऑप्शन को देखा, मैक्सिमम एट 40,15 इसमें भी है और इसमें भी है, मिनिमम हमारी 15,20 पे आ रही है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी बच्चों सही हो गया एंड दिस इज द आंसर ऑफ MCQ 2। आशा करता हूं समझ में आया होगा। इससे आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3।
ये मैंने आपको वेक्टर का दिया था, इसमें दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 3 है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी 4 है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी 6 है। तो वो हमसे कह रहा है ए डॉट बी की वैल्यू बताओ क्या होगी। ठीक है, तो जब हम क्लास में आपको वेक्टर पढ़ा रहे थे तो हमने एक रिलेशन बताया था क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट के बीच में। इसमें हमने लैग्रेंज आइडेंटिटी के नाम से भी बात करी थी, तो बस इसमें वही लगा देना, लैग्रेंज आइडेंटिटी। तो लैग्रेंज आइडेंटिटी क्या थी, यहां लिख देना वी नो, हम जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का स्क्वायर। बेटा ये रिलेशन होता है ए डॉट बी और ए क्रॉस बी में। तो यहां से आप लोग देखें, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर 9, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर 16 माइनस ए क्रॉस बी का स्क्वायर 36। तो ये हो गया 144 माइनस 36, इट मींस 108। तो बच्चों ए डॉट बी का स्क्वायर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर हमारा 108 आ गया बच्चों। ए डॉट बी का स्क्वायर 108 आ गया, और हमसे उसने ए डॉट बी पूछा है। तो अगर मैं पूछूं बेटा ए डॉट बी क्या आएगा, तो आप कहोगे सर अंडर रूट में 108, और अगर मैं चाहूं तो इसे 6√3 भी लिख सकता हूं, एंड दिस इज आंसर। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बोलो सबको समझ में आया। एमसीक्यू नंबर 3। एमसीक्यू 3 के बाद अब हम आते हैं एमसीक्यू 4 पे। एमसीक्यू 4 हमने बच्चों प्रोबेबिलिटी का दिया अपने टेस्ट में। ये प्रोबेबिलिटी का एमसीक्यू बहुत बढ़िया है। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है बच्चों 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी या ए गिवन बी और बी गिवन ए पूछा है। तो बच्चों जो उसने प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी है कि प्रोबेबिलिटी हमें ए गिवन बी प्लस प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए बताओ, तो तुम लोग जानते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक, अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास है, और बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, एडिशन थ्योरम आपको मैंने पढ़ाई थी, उसके फॉर्मूले से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस फॉर्मूले से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां से साफ दिख रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बच्चों तो 0.3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.4 है, और ये 0.6 है। तो फाइनली आपका 0.1 आ जाएगा, एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और बेटा अब आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी यानी कि 0.1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.4, क्लियर है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल करना, 1/4 प्लस 1/3 7/12, और आपका ऑप्शन डी बच्चों ठीक हो गया। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एमसीक्यू 4। अब आते हैं हम बच्चों एमसीक्यू 5 पे। तो एमसीक्यू 5 हमने स्ट्रेट लाइन 3D का क्वेश्चन दिया है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा इसमें ऑप्शन उन्होंने ऐसे कर दिए हैं। सीधा सीधा पहले तो क्वेश्चन ये पूछा है कि आप हमें एक इक्वेशन ऑफ अ लाइन बताओ जो इस वेक्टर के पैरेलल है और इस पॉइंट से पास हो रही है। तो मैंने तुम लोगों को याद कराया था इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। ये फॉर्मूला होता है बेटा x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c।
ये बेटा इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन होती है जो x1 y1 z1 से पास होती है, और ABC इस लाइन के डीआरएस होते हैं, या जिसके ये पैरेलल है, जिस वेक्टर के पैरेलल है उसके डीआरएस होते हैं। तो इस हिसाब से या इस इंफॉर्मेशन से हमारी लाइन की इक्वेशन पता है क्या हो जाएगी, x माइनस 4 अपॉन 3 y माइनस, पॉइंट ले लेना, y माइनस इसकी जगह 3 लिखना तो प्लस 3 अपॉन 1, और इधर आ जाएगा z माइनस 7 अपॉन 2। तो ये बेटा हमारी लाइन की इक्वेशन निकल कर आ गई। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में बदल सकते हैं, पर ना आंसर उसने कार्टेशियन में दिया है ना वेक्टर में दिया है। इन्होंने आंसर को एक एज एक्स वाई जेड की वैल्यू में दिया है और टी के टर्म्स में दे रखा है। तो आप क्या करना, इसको सबको, सब ये आपस में इक्वल है तो इस सबको टी के इक्वल मान लेना, और पहले वाले को टी के इक्वल रख के एक्स की वैल्यू निकालना। तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा 3t प्लस 4। देखो ये 3 इधर गया तो 3t माइनस 4 इधर आके प्लस 4। y इक्वल टू आ जाएगा t माइनस 3। z इक्वल टू आ जाएगा 2t प्लस 7। अब आप देख लो इसमें से कौन सा वाला आंसर सेट हो रहा है, तो साफ दिख रहा है ऑप्शन सी सही है। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। बोलो सबको समझ में आया? दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ MCQ 5। आगे चलते हैं, अब आता है MCQ 6। ये भी बच्चों हमने एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन लिया है, काफी आसान है, कुछ नहीं है इसमें। देखो क्या लिखा है, ए कॉइन इज टॉस एंड अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। मतलब एक बार तो हमने कॉइन टॉस किया, फिर उसके बाद कार्ड सिलेक्ट किया रैंडमली फ्रॉम द वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। तो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड ऑन द कॉइन एंड फेस कार्ड फ्रॉम द पैक क्या होगी। तो देखो अगर मैं यहां पर एक इवेंट ई मान लू, क्या मान लू, ई है ना, गेटिंग हेड, गेटिंग हेड कि भैया टॉस करने पे हेड आया, और एक इवेंट एफ मान लू, गेटिंग फेस कार्ड, कार्ड निकाला तो कौन सा कार्ड आया बच्चों, फेस कार्ड। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालनी है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। बिकॉज कॉइन टॉस करना और कार्ड में से, पैक में से कार्ड निकालना इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। और हेड आने की प्रोबेबिलिटी बच्चों क्या होती है, 1/2। और पूरे पैक के अंदर बच्चों 12 फेस कार्ड होते हैं, जानते हो, जैक, क्वीन और किंग, 4 जैक, 4 क्वीन, 4 किंग। तो फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 12/52। 2 से 12 काट देना 6 बार, 2 से और काटना, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3/26, एंड दिस इज आंसर। और इसका ऑप्शन बी सही हो गया बच्चों। क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है। ये हमने एक एलपीपी का क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या लिखा है देखो, इफ द फेजिबल रीजन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विद ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू ax प्लस बी बाई इज बाउंडेड। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि ये एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जब हमने इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए फेजिबल रीजन निकाला तो बेटा वो बाउंडेड आया। बाउंडेड मतलब मैंने बताया था पढ़ाते समय, जिस फेजिबल रीजन को एक सर्कल में एनक्लोज किया जा सकता है उसे हम बाउंडेड फेजिबल रीजन कहते हैं। और तो कह रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो नंबर 1, इट विल ओनली हैव अ मैक्सिमम वैल्यू, इट विल ओनली हैव अ मिनिमम वैल्यू, इट विल हैव बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, इट विल हैव नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू। तो जैसा कि मैंने थ्योरी में पढ़ाया था कि अगर किसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन का फेजिबल रीजन बाउंडेड होता है तो वो उसकी दोनों ही वैल्यू मिल जाती है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी होती है और मिनिमम वैल्यू भी होती है। तो इट विल हैव बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो देन ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी आपका ठीक हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, MCQ 8 पे आते हैं। ये बच्चों वेक्टर का MCQ आया है, इसमें कह रहा है अ वेक्टर मेक्स एंगल π/4 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ बोथ x एक्सिस एंड y एक्सिस। इसका मतलब अल्फा आपको गिवन है π/4, बीटा गिवन है π/4। ठीक है,
और गामा हमसे बच्चों पूछा जा रहा है क्या होगा। तो सभी बच्चे जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होता है 1। तो अगर मैं अल्फा की जगह π/4 रख दूं तो कॉस π/4 की वैल्यू बच्चों होती है 1/√2 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो अगर बड़े ध्यान से देखा जाए तो कॉस स्क्वायर गामा, देखना जरा ध्यान से, अगर बड़े ध्यान से देखा जाए तो बेटा कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो कॉस गामा भी 0 आ जाएगा और कॉस गामा 0 आ गया तो गामा कितना हो गया 90 डिग्री, या फिर रेडियन में कहोगे तो π/2। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन सी सही हो गया MCQ 8 का। आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 हमने असर्शन रीजन का दिया है। देखें आप लोग बड़े ध्यान से क्या क्वेश्चन है। ये कह रहा है ए लाइन इन स्पेस कैन नॉट बी ड्रॉन परपेंडिकुलर टू एक्स वाई एंड जेड एक्सिस साइमल्टेनियसली। कहता है कि आप स्पेस में एक ऐसी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से 90 एंगल बनाए। तो देखो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से 90 यानी कि अल्फा भी 90 और बेटा बीटा भी 90 और बेटा गामा भी 90, तीनों एंगल 90 दे रखे हैं। और तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से अल्फा वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा एंगल बनाती है तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा क्या होता है बच्चों 1। तो अगर मैंने यहाँ पे अल्फा की जगह 90 लिख दिया तो कॉस स्क्वायर 90 कॉस स्क्वायर 90 कॉस स्क्वायर 90, तो बेटा आप लोग देख सकते हो दिस इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि इन सब की वैल्यू 0 आ जाएगी और 0 इज नॉट इक्वल टू 1। तो उसने हमसे ये कहा था कि ए लाइन इन स्पेस कैन नॉट बी ड्रॉन परपेंडिकुलर टू एक्स वाई जेड एक्स एक्सिस साइमल्टेनियसली। तो बिल्कुल सही है, आप स्पेस के अंदर ऐसी लाइन नहीं बना सकते जो एक्स एक्सिस के साथ 90 वाई एक्सिस के साथ 90 और जेड एक्सिस के साथ 90 बनाए, क्योंकि अगर वो 90 बनाए तो तभी बना सकती है जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। इसका मतलब असर्शन सही है, असर्शन सही है। अब जरा रीजन देख लो, असर्शन रीजन में पहले ये देखा करो असर्शन सही है कि नहीं है, फिर रीजन पे आ जाओ। For any line making angle alpha, beta, gamma with the positive direction of x, y and z axis respectively, then cos square alpha, cos square beta, cos square gamma equal to 1। बच्चा जानता है यार ये तो अभी बिल्कुल सही है। तो बेटा असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। अब आप ये सोचो क्या ये रीजन इस असर्शन को सपोर्ट करता है? क्या इसका पीछे इसका लॉजिक बना था? तो बेटा बिल्कुल बना था, मैंने इसी से किया था। तो इसलिए आपका इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। असर्शन इज राइट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ गिवन असर्शन। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगला देखते हैं आप लोग, ये हमने प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिया है। इसमें वो ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार है 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार है 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है 0.6। तो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ये होगी। अच्छा एक बार तुम ऐसा भी कर लिया करो, असर्शन रीजन दोनों देख लो, एक बार रीजन को देख लो, रीजन में क्या हो रहा है। तो रीजन में तो हमें साफ दिख रहा है कि रीजन फॉल्स है, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी बराबर दिस नहीं होता, बीच में माइनस आता है, तो रीजन फॉल्स हो गया। ठीक है, तो तुमने जब 4 ऑप्शन देखते हो तो पहला ऑप्शन होता है असर्शन रीजन बोथ ट्रू, दूसरा भी असर्शन रीजन ट्रू ही होते हैं, और फिर 2 होते हैं, एक में असर्शन सही होता है रीजन गलत होता है, और एक में असर्शन गलत होता है तो रीजन सही होता है। इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं आते। तो अगर मेरा रीजन गलत है तो बेटा ऑप्शन के अकॉर्डिंग असर्शन तो मेरा सही होना ही चाहिए। तो इसलिए आपका इसका कौन सा वाला आंसर हो जाएगा? असर्शन तो हमारा हो जाएगा ट्रू, ठीक है, और रीजन हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, और वैसे आप लोग इसे निकाल कर भी देख सकते हैं कि ये बात सही बैठ रही है कि नहीं। ठीक है, समझ में आया? तो ये बच्चों मैंने आपको सेक्शन ए का सॉल्यूशन दिया। आप लोग एक बार अपने क्वेश्चन जो गलत गए हैं मैंने कॉपी चेक करके दे दी,
तो उसमें देख लेना, या आपको लग रहा पेपर के बाद जो नहीं आया था, जिसमें डाउट था, या इधर उधर से पूछ कर लिया था, गैस करा था, तुक्का लगा दिया था, तो बेटा इससे अपने डाउट्स को बिल्कुल क्लियर कर लेना। बिल्कुल क्लियर कट सॉल्यूशन दे दिया मैंने, ठीक है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। ये था सेक्शन ए का सॉल्यूशन। जल्दी हम मिलेंगे सेक्शन बी के साथ। थैंक यू।